नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 18 रहेगा दोस्तों आज। और इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 17 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? तो आपको बताना है दोस्तों, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की कब की पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, 1572 में, 73 में, 74 में या 75 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की दोस्तों, याद रखेंगे। और कब की? तो याद रखेंगे 1574 ईस्वी में की। ठीक है, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और साथ ही साथ आप आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा है? आपको बताना है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन देखिए, आचार्य शुक्ल, विंसेंट स्मिथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 का? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। स्मिथ नाम याद रखें, ठीक है। तो स्मिथ ने तुलसीदास को क्या कहा है? मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अपनी पर्यायवाची बताना है। तो देखिए इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, उदक, रौम्य, अम्बु, नीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में? देखिए दोस्तों, जल का पर्यायवाची उदक भी आपका जो है जल का पर्यायवाची है, अम्बु भी है, नीर भी है। ठीक है, आपका रौम्य जो है दोस्तों ये जल का पर्यायवाची नहीं है। ये रौम्य किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है दोस्तों चांदी का। ठीक है, चांदी को बोलते हैं रौम्य। ठीक है, रौम्य हो गया चांदी को। और क्या बोलते हैं? रजत हो गया। ठीक है, चांदी को क्या बोलते हैं? रजत बोलते हैं, रौम्य बोलते हैं, रूप्य भी बोलते हैं, रूप्य। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं चंद्रमा, सॉरी चांदी के पर्यायवाची। ठीक है, बाकी उदक, अम्बु और नीर ये किसके पर्यायवाची हैं? ये जल के पर्यायवाची हैं। और जल के पर्यायवाची आपने सभी याद रखने हैं, जैसे आपका नीर, अम्बु, सलिल भी बोलते हैं जल को। क्या बोलते हैं? सलिल। ठीक है, तोय भी बोलते हैं, तोय। ये सब पर्यायवाची हैं जल के। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। पर्यायवाची शब्द आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है मछली का कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पहला, सफरी, मत्स्य, मीन, जलोदरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? क्या हो जाएगा राइट आंसर? मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए मछली के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए मछली को सफरी भी बोलते हैं, ठीक है, मछली को मत्स्य भी बोलते हैं, मछली को मीन भी बोलते हैं। ये तीनों जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों मछली के। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलोदरी जो है आपका ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। साथ ही साथ दोस्तों मछली को और क्या कहा जाता है? सफरी कहा जाता है, मत्स्य कहा जाता है, मीन कहा जाता है। ठीक है, मकर भी कहा जाता है मछली को। ठीक है, मकर भी पर्यायवाची है मछली का। साथ ही साथ झस भी कहते हैं मछली को। क्या कहते हैं? झस। ठीक है, ये सारे जो हैं मछली के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। पूछा गया है मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो डी नहीं है, यानी कि जलोदरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उपेक्षा का विलोम शब्द है
तो आपको बताना है उपेक्षा का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देखिए, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या फिर लौकिक। तो विलोम शब्द की बात हो रही है दोस्तों, आपको विलोम शब्द बताना है उपेक्षा का। क्या रहेगा राइट आंसर? उपेक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपेक्षा का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान न देना या किसी चीज को क्या करना, नजरअंदाज करना। ऐसा कह सकते हैं, निरादर कह सकते हैं, तिरस्कार कह सकते हैं। तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि उपेक्षा का मतलब क्या होता है? तिरस्कार कह सकते हैं आप, ठीक है, तिरस्कार, ठीक है। आप उदासीनता कह सकते हैं, निरादर कह सकते हैं, ठीक है, निरादर। तो क्या हो जाएगा उपेक्षा का विलोम? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद या इच्छा रखना, ठीक है, उम्मीद या इच्छा रखना, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी अलौकिक की बात करें, सॉरी लौकिक की बात करें, तो लौकिक का विलोम क्या हो जाएगा? लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा का क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों आपका अनुमान, ठीक है। क्या होता है? अनुमान। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अनुमान होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा आपका निश्चय, ठीक है, निश्चय। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। तो यहाँ पर उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, निरादर या तिरस्कार करना, और इसका आपका क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा, यानी कि उम्मीद या इच्छा रखना। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है विलोम शब्द इनमें कौन सा शब्द जो है एकत्र का विलोम है। ऑप्शन देखिए, एकता, विकीर्ण, अनेकता, संकीर्ण। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकता का, एकता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एकता का अर्थ होता है, यानी कि एकत्र का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा होना, ठीक है। क्या होता है? इकट्ठा होना, ठीक है। तो एकत्र का इकट्ठा होना, तो विलोम क्या हो जाएगा इसका बताइए? विलोम हो जाएगा इसका विकीर्ण, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। विकीर्ण का मतलब क्या होता है? विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ। तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे विकीर्ण है, विकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण का विलोम होता है संकीर्ण, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो आपको इसमें बताना है देशज शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पुस्तक, पेड़, आग, धरती। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? दोस्तों यहाँ पर देशज शब्द पूछा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों देशज शब्द किन्हें कहते हैं। देशज शब्द कैसा शब्द होता है? देशज ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति जो है भारत में हुई है, ठीक है, भारत में हुई हो, ठीक है। ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति जो है कहाँ हुई हो, उत्पत्ति जो है भारत में हुई हो, उसको हम देशज शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर देशज शब्द कौन कौन हो जाएगा? देखिए, पुस्तक, पेड़, आग, धरती। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेड़, ठीक है। पेड़ क्या है? पेड़ एक देशज शब्द है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ बात करें पुस्तक की दोस्तों, तो पुस्तक जो है यहाँ आपका क्या है? पुस्तक जो है आपका क्या है? तत्सम शब्द होगा, ठीक है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तत्सम है पुस्तक, ठीक है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पोथी हो जाएगा, ठीक है, पोथी, ठीक है। उसी प्रकार आग है जो आपका, आग क्या है? आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या बन जाएगा? आग का, आग का तत्सम बन जाएगा अग्नि। क्या बन जाएगा?
अग्नि। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ धरती की बात करें तो धरती क्या है आपका, धरती आपका कैसा शब्द है, धरती है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, कैसा शब्द है, तद्भव शब्द। ठीक है, और धरती का तत्सम क्या होता है, धरती का तत्सम होता है धरित्री। क्या होता है, धरित्री। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशज शब्द कौन सा है, यहाँ पर पेड़ जो है आपका कैसा शब्द है, पेड़ आपका देशज शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित के शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। आपको बताना है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, श्रृंगार, पटार, श्रृंगार या फिर सिगार। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, तत्सम शब्द ढूंढना है तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, याद रखेंगे, पूछा भी जाता है शुद्ध शुद्ध में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रृंगार आपका क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, श्रृंगार का तद्भव होता है सिंगार। ठीक है, क्या होता है, सिंगार होता है तद्भव इसका, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, तत्सम शब्द। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर फिर आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन देखिए, मेघ, ठेस, भौरा, जेठ। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें तत्सम शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन सा होगा, यहाँ तत्सम शब्द सॉरी। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेघ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तत्सम शब्द है मेघ, और इसका तद्भव क्या होता है मेघ का, मेघ किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर मेघ जो है आपका तत्सम शब्द हो गया। बाकी यहाँ पर भौरा जो है दोस्तों, ये कैसा शब्द है, भौरा ये तद्भव शब्द है भौरा। ठीक है, कैसा शब्द है, तद्भव। ठीक है, तद्भव है। और जेठ भी आपका कैसा है, जेठ भी आपका तद्भव है। ठीक है, तद्भव, ये दोनों तद्भव हैं। ठीक है, मेघ आपका तत्सम है। ठीक है, भौरा जो है दोस्तों, इसका तत्सम क्या होता है, भौरा का भ्रमर होता है तत्सम। क्या होता है, भौरा का भ्रमर तत्सम होता है। और जेठ का क्या हो जाएगा तत्सम, जेठ का तत्सम होता है आपका, क्या होता है जेठ का तत्सम, ज्येष्ठ होता है। ठीक है, ज्येष्ठ। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कौन सा है आपका, मेघ जो है तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है। आपको बता रहे हैं कौन सा शब्द जो है अनुकरणात्मक शब्द है। ऑप्शन देखिए, बंधन, चंद्रमा, रण क्षेत्र या फिर खड़खड़। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है। तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा खड़खड़। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जो अनुकरणात्मक शब्द होते हैं, ये शब्द दोस्तों क्या करते हैं, अनुकरण यानी कि ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे याद रखेंगे इसको, ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न करते हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं ऐसे शब्द, जैसे आपका खड़खड़ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे खड़खड़ हो गया, तड़तड़ हो गया। ठीक है, जो है आपका ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं अनुकरणात्मक शब्द। याद रखेंगे इसको। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से उप विराम चिन्ह कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों उप विराम चिन्ह कौन सा होता है, बताइए क्या राइट होगा इसका। देखिए जो पहला है ए ऑप्शन में, ये कौन सा चिन्ह होता है, ये होता है दोस्तों आपका उप विराम का। किसका होता है, उप विराम, जो क्वेश्चन है हमारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उप विराम का चिन्ह कैसा होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और दूसरा बी देखिए, बी ये कौन सा चिन्ह है बताइए, ये कौन सा चिन्ह है दूसरा,
ये है आपका अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए सी। ये कौन सा चिन्ह है? सी। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये है आपका अर्ध विराम। ठीक है, क्या है? अर्ध विराम। ठीक है, और डी में देखिए ये क्या है? ये है आपका योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह। तो ये सारे चिन्ह दोस्तों आपको याद रखने हैं। ये उपविराम का चिन्ह हो गया आपका। ठीक है, ये उपविराम का हो गया। बी में देखिए ये अल्प विराम का हो गया, ये अर्ध विराम का हो गया, और ये हो गया योजक चिन्ह। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा भी जो आपके विराम चिन्ह हैं मैंने अच्छे से आपको बताए हैं, उनको आप जरूर याद रखें दोस्तों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका आंसर कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध रूप देखना है शब्द का। तो यहाँ पर देखिए वंदना है, तो वंदना को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? शुद्ध में कैसे लिखते हैं, शुद्ध रूप में? तो ये आपने यहाँ पर आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए वंदना, वंदना, वंदना या फिर वंदना, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का शुद्ध रूप कौन सा है शब्द का? तो वंदना कैसे लिखा जाता है? तो याद रखें दोस्तों, एक तो है ऐसा वंदना। ठीक है, तो वंदना जो है दोस्तों ये गलत होता है। ठीक है, तो सही जो शुद्ध रूप होता है वंदना का कैसे लिखा जाता है? आधा 9 होता है वंदना। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये आपका शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। हिंदी भाषा को गोसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? आपको बताना है हिंदी भाषा को किस राज्य में जो है, किस प्रदेश में जो है गोसाई भाषा के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? हिंदी भाषा को गोसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। याद रखेंगे, केरल में हिंदी भाषा को गोसाई भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको बताना है दोस्तों आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है। ऑप्शन देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। तमिल कहाँ बोली जाती है दोस्तों? याद रखेंगे तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है केरल में। ठीक है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। और बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है आपका, कहाँ बोली जाती है बताइए? कर्नाटक। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। मलयालम बोली जाती है आपका केरल में। और कन्नड़ बोली जाती है आपका कर्नाटक में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अकुल और आकुल का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, अकुल और आकुल। इनका अर्थ क्या होगा बताना है। ऑप्शन देखिए, कुलवान और भीतर, कुलहीन और व्याकुल, अनुकूल और व्याकुल, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? 15 का दोस्तों अकुल और आकुल। आकुल का मतलब क्या होता है? आकुल यानी कि व्याकुल। तो व्याकुल किस में है? दो में है आपका। ठीक है, एक तो सी में है और एक बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? कुलहीन और व्याकुल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, अकुल का अर्थ होता है कुलहीन
और आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। तो पानी पीकर घर पूछना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन देखिए, सब कुछ जान लेने के बाद जिज्ञासा करना, काम करने के बाद भले बुरे का विचार करना, सी देखिए विपरीत क्रम में किसी कार्य को करना, या डी देखिए इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का राइट आंसर? पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, काम करने के बाद भले बुरे का विचार करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ऑप्शन देखिए, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, या फिर शांत रस। क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है सूरदास को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 17 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। जैसे आपका 18 देखिए क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, कौन से अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, पैसाची अपभ्रंश, या फिर मागधी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पूर्वी हिंदी की बात हो रही है, तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। पूर्वी हिंदी की बात हो रही है। बात करें पश्चिमी हिंदी का विकास, तो यहाँ से आप सारी चीजें याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है आपका किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, बात करें पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है दोस्तों किस अपभ्रंश से हुआ है? तो याद रखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, पूछे जाते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। पूर्वी और पश्चिमी हो गया। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दो और हैं आपके, जो पैसाची अपभ्रंश है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, पंजाबी का विकास हुआ इससे। ठीक है, पैसाची अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से जो दोस्तों किसका विकास हुआ? बिहारी हिंदी का। ठीक है, बिहारी हिंदी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। ये अपभ्रंश से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और साथ ही साथ बिहारी हिंदी, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से जो है किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? समाचार सुधा वर्षण ये किस प्रकार का पत्र था? दैनिक पत्र था, मासिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? समाचार सुधा वर्षण ये किस प्रकार का पत्र था दोस्तों? ये एक क्या था? दैनिक पत्र था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। कैसा पत्र था? समाचार सुधा वर्षण ये एक दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, कैसा समाचार पत्र था? सुधा वर्षण ये एक दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है। जो समाचार सुधा वर्षण है दोस्तों, इसका संपादन कहाँ से होता था? ठीक है, संपादन, इसका संपादन होता था दोस्तों, कहाँ से होता था इसका संपादन? कलकत्ता से इसका संपादन होता था, कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से जो है सुधा वर्षण समाचार का जो है प्रकाशन होता था दोस्तों। ठीक है, संपादन होता था कहाँ से? कलकत्ता से। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? इनके संपादक की बात करें तो संपादक कौन थे? तो संपादक थे दोस्तों, नाम याद रखेंगे, कौन थे संपादक? संपादक थे श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर श्याम सुंदर सेन। ठीक है, याद रखेंगे नाम।
ठीक हो गया। और साथ ही साथ जो ये समाचार शुदा वर्षण था दोस्तों, ये 2 भाषाओं में छपता था। पहला आपका हिंदी, ठीक है, पहला हिंदी, और दूसरा आपका बांग्ला, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कोलकाता यानी कि कलकत्ता से जो है ये प्रकाशित होता था। तो इसको जो है दोस्तों हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में ये छपता था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं समाचार शुदा वर्षण से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, अजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कई बार बता रखा है मैंने आपको, अजानुबाहु किसको बोलते हैं? लंबे हाथ वाले के लिए, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों। तीसरा देखिए, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 बार लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों। तो यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो दोनों आपका जो है ये सही है। जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों उसको क्या कहा जाता है? अजानुबाहु, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, बी सी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, आपका हिंदी का मॉक टेस्ट 18। आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।